जिंदगी में आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। जिंदगी वही है जिसमें इंसानियत के साथ जीवन जीना होता है। यह जीवन साहित्यकारों के बीच प्रायः देखा जाता है। साहित्यकार बेशक संवेदनशील होता है, मानवीय वृत्तियों के साथ वह अपने जीवन जीता है, मानवीय वृत्तियों के साथ वह अपनी रचना धर्मता करता है। आज रचना धर्मता की एक ऐसी ही शख्सियत, एक वरिष्ठ कवि मेघा राजपूत जी, जिनसे हम आपको आज रूबरू करा रहे हैं। वह मध्य प्रदेश की एक शख्सियत है, रचनाकार, उत्कृष्ट रचनाकार के साथ साथ देश के जाने माने पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं छपती हैं। उनकी एक पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है। संपूर्ण विवरण के साथ आज हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं। आइएगा। मेघा जी नमस्ते। मेघा राजपूत जी, आपका स्वागत है। विरासत कला मंच की टीम आपका अभिनंदन करती है। आज आप हमारे विरासत कला मंच के चैनल पर आएंगे, इसलिए मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। मेघा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि साहित्य के प्रति आपका अनुराग, लेखन के प्रति आपका अनुराग कब बना, कैसे बना? ये कुछ आप ऐसे कह सकते हैं कि बचपन से ही मुझे थोड़ा बहुत लिखने का शौक़ रहा है। जब स्कूल टाइम में थी तब से थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे और लेखकों को पढ़ने के दौरान, उनको किताबों को पढ़ने के दौरान मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कलम में जो ताकत होती है वो अन्य किसी चीज़ में इस तरह की नहीं होती है। और अगर आपको ईश्वर ने लिखने के हुनर से नवाजा है तो आपको उसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। चूँकि मेरा रुझान भी था, रुचि भी थी, और इस बात का एहसास भी हो गया था कि कलम बहुत ही ताकतवर और समाज में निर्णायक परिवर्तन ला सकती है, इसलिए मैंने लिखना शुरू किया। बेशक आपने जो कहा ये सत्य है, लेकिन यही भी सत्य है कि साहित्यकार, कलमकार हर व्यक्ति नहीं होता है। जिस पर माँ सरस्वती की अनुकंपा होती है वही साहित्य के क्षेत्र में आ पाता है। ये प्रारब्ध होता है, वही रचनाकार बन पाता है। आपने जीवन की जब आपकी बुनियाद थी, साहित्यिक बुनियाद थी, उस स्टेज पर आपकी प्रथम रचना या प्रथम स्टेज मंच कौन सी थी जो आपके जहन में याद है? क्योंकि मैं जवाहर नवोदय विद्यालय टीकमगढ़ कुंडेश्वर से पास आउट हूँ, तो वहाँ पे एक ईयरली मैगजीन निकलती थी, वार्षिक पुस्तिका निकलती थी विद्यालय की, और उसमें जो विद्यालय के छात्र छात्राएं हैं वही अपनी रचनाएं देते थे और वो प्रकाशित होती थी। तो मेरी पहली एक छोटी सी कहानी, करीब आधा पेज की कहानी रही होगी, वो विद्यालय की मैगजीन में प्रकाशित हुई थी। तो कह सकते हैं वहाँ जब मैं कक्षा 8वीं में थी, तो तब से मेरा वहाँ से शुरुआत हुई। जी जी। तो यह यूँ कह सकते हैं कि आपने पहली बार अपनी रचना धर्मता को मंच पर लाकर के कुंडेश्वर के नवोदय विद्यालय में प्रवेश किया। बहुत बहुत बधाई। और माँ भोलेनाथ कुंडेश्वर की नगरी में आकर के आपने पढ़ाई की। ये बुंदेलखंड का एक उत्कृष्ट स्कूल भी है। निश्चित तौर से जैसा कि आपके नाम के साथ मेघा है, मेघा मीन्स होता है बादल, वर्षा और शीतलता, ये सब कुछ आपकी साहित्य में मैं सोचता हूँ होगा, निश्चित होगा। तो आपको एक रचना हमारे दर्शकों को सुनाएं जो आपके जहन में हो। जी बिल्कुल। मैं अधिकतर श्रृंगार रस पे ज़्यादातर कविताएँ लिखती हूँ। तो महिलाओं पे भी बहुत सारी कविताएँ लिखी हैं, महिला सशक्तिकरण इस चीज़ को लेके। बट मेरी जो प्रथम पुस्तक प्रकाशित हुई है वो एक काव्य संग्रह है, और उसमें वो सारी कविताएं हैं जो मैंने शुरुआती दिनों में लिखी है। मतलब जब मैं कक्षा 12वीं में थी, 11वीं 12वीं में लिखी होंगी, कॉलेज के शुरुआती दिनों में लिखी होंगी, और अभी तक तो वो प्रेम रस पे जो भी कविताएं लिखी हैं, सौंदर्य रस पे, वो उस पुस्तक में संकलित है। मैं उनमें से ही एक रचना। जी, उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है वो बेरंग सा लड़का। जी, वो बेरंग सा लड़का। जी, और ये जो किताब प्रकाशन कहाँ से हुआ इस पुस्तक का? प्रकाशन इलाहाबाद का पब्लिकेशन है, अरे बाप रे, वहाँ से उन्होंने प्रकाशित किए। जी। तो मैं उसका ही एक
कविता आपको सुनाना चाहती हूँ। जी वो बेरंग सा लड़का, वो बेरंग सा लड़का, मैं रंगों की शहजादी। वो थोड़ा कम सा बोलता, मैं बातों की आदी। वो मुस्काता धीमे सा और मैं खिलखिलाकर हंसते जाती। वो दाल बाटी चूरमा का शौकीन और मैं चावल हूँ खाती। वो बेरंग सा लड़का और मैं रंगों की शहजादी। वाह वाह, बहुत अच्छे प्रतीक शब्द आपके द्वारा कविता में रचे गए हैं। निश्चित तौर से ये आपकी इस कम उम्र में भी इतनी अच्छी प्रतीकात्मक रचना, बिंबात्मक रचना जो आपने लिखी, निश्चित तौर से सराहनीय है, बधाई की बात है। आप आगे जो आप गद्य और पद्य दोनों में ही आपकी अभिरुचि शायद। जी बिल्कुल। मैं एक अभी नॉवल पे काम कर रही हूँ। करीब आधे से थोड़ा ज़्यादा पूर्ण हो चुका है जी। वो एक महिला के संघर्षों पर आधारित एक कहानी है जी। और मेरी पूरी उम्मीद है और कुंडेश्वर महादेव की कृपा रही तो बहुत जल्दी प्रकाशित होगी। जी जी, बहुत बहुत बधाई, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है, जल्दी प्रकाशन हो। आप महिला बाल विकास में शायद सुपरवाइजर। जी जी। तो हम आपसे मेघा जी की जानना चाहते हैं कि आज के समय में शासकीय नौकरी में और महिला बाल विकास जैसी सुपरवाइजर के पद पे रह के आपकी प्रशासनिक रूप से आपको बहुत ज़्यादा प्रभार, आपके साथ बहुत ज़्यादा शासकीय लोड होता है समय। आपको समय कैसे मिलता है लेखन में, इतना कैसे लिखती हैं आप? देखिए, और पारिवारिक बच्चे भी आपके साथ, घर गृहस्थी भी आपके साथ, चुनौती तो होगी लिखने की। बिल्कुल चुनौती है जी। मतलब ऐसा माना क्या, ऐसा हकीकत में है कि एक महिला को अपने जो भी उसकी रुचि है, उसके जिस चीज़ में उसका कौशल है, उसको आगे ले जाने के लिए बहुत संघर्ष करने की आवश्यकता होती है। तो बच्चों के साथ और एक गृहिणी के साथ, एक नौकरी पेशा शासकीय कर्मचारी होने के साथ साथ में लेखन को आगे लेके जाना निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है। बट देखिए, आप मान लीजिए कोई चीज, आप दुनियादारी के कामों में व्यस्त हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, पर कुछ आपको मेडिटेशन की आवश्यकता होगी। तो मेरे केस में मैं मान सकती हूँ कि लेखन मेरे ऊपर मेडिटेशन की जैसे काम करता है। जब मैं कोई अच्छी पुस्तक पढ़ती हूँ या फिर कुछ अच्छा लिखती हूँ, तो उन तमाम सारी परेशानियों से उस पल के लिए खुद को आज़ाद महसूस करती हूँ। जब जिस दौरान मैं कोई किसी किताब को पढ़ रही हूँ या कुछ लेखन का कार्य कर रही हूँ, और कोशिश करती हूँ कि जो भी समय बचा हुआ है उसको अन्य चीज़ों में ना डाल के लेखन और जो भी मेरी अभिरुचि है उनमें उस टाइम को उसमें उपयोग करती हूँ। और मुझे बेशक बहुत अच्छी बात आपने कही है। मसलन अंधेरे को जो कहावत है कि मेरी एक रचना है कि अंधेरे को चीर कर उजाला करना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। रचना धर्मता के साथ आप जो समाज की अव्यवस्थाएँ हैं, कुरीतियाँ हैं और सामाजिक जो चुनौतियाँ हैं, उनको चीर करके आप रचना धर्मता के साथ समाज को जो उजाला दे रही है रचनाओं के द्वारा, निश्चित आप बधाई की बात है। आप से मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आप आज की जो दिशा और दशा साहित्य की है, जी जी जी, किस दृष्टि से देखती हैं? देखिए, साहित्य का जीवित रहना बहुत आवश्यक है। जी। कोई भी कला हो, लेखन की कला हो, नृत्य गान हो या पेंटिंग हो, कुछ भी हो, सारी कलाएं ही इंसान को इंसान बनाकर रखती हैं। अगर आप आपके अंदर कोई कलात्मक चीज़ नहीं है, रचनात्मक चीज़ नहीं है, तो आप कब अंदर ही अंदर खत्म हो जाएंगे, इस बात का एहसास आपको होगा ही नहीं। तो एक जीवंत इंसान बने रहने के लिए आपके अंदर कला का जीवित रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तकनीक का दौर है, हम सब जानते हैं, मोबाइल और टेलीविज़न का दौर है, इंटरनेट का दौर है। कहते हैं कि अपना लोगों का पेशेंस इतने सेकंड्स में सिमट कर रह गया है। आप कोई भी चीज़ देखते हो तो 15-20 सेकंड तक ही झेल सकते हैं, इसके बाद आपको लगता है स्क्रॉल। तो ऐसे वक्त में 100-200-300 पेज की किताब भी आप निरंतर रूप से पढ़ लें, पाठक को बांध के रख पाएं, उसमें लेखक का भी बहुत बड़ा
पाठक की भी काबिल तारीफ है। तो इस दौर में भी साहित्य का जीवित रहना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी कला हो, कोई भी साहित्य हो, उसको हम आगे लेके तभी जा सकते हैं जब जो आज की युवा पीढ़ी है वो आगे आए। तो बिल्कुल युवाओं को साहित्य के क्षेत्र में उतरना बहुत ज़रूरी है, पढ़ने के साथ साथ में और लेखन के कार्य के साथ साथ में। और लेखन अभिव्यक्ति का माध्यम है, जो मुख्य रूप से अभिव्यक्ति का माध्यम है, उसको लेखन को बोल सकते हैं। कोई भी फिल्में हो, नृत्य नाटिका हो, वो तभी होगा बनेगा ना जब लेखन होगा। तो लेखन ना पिलर है, अभिव्यक्ति का पिलर है। तो इसको बचा के रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। और जैसे आपने कहा कि माँ सरस्वती का विशेष आशीर्वाद जिनके ऊपर होता है वही लिखने का कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे जितने भी बच्चे हैं आने वाली पीढ़ी में और जो आज के युवा हैं, उनको अगर उनको इस माँ सरस्वती ने इस हुनर से नवाजा है तो उन्हें इस क्षेत्र में बिल्कुल काम करना चाहिए। और बहुत सारे सामाजिक मुद्दे हैं जिन्हें आप लेखन से उठा सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छी बात कही है। जो हमारे सामने इलेक्ट्रॉनिक चुनौतियाँ जो सामने आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक का जो विकास हो गया, तो इसमें आदमी सिमट गया है। इस सिमटने से आदमी की लेखन की और पठन पाठन की स्थिति है वो बहुत गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। निश्चित तौर से आपने बहुत बड़ी चुनौती की बात जो समाज में लेखकों के सामने है वो आपने उजागर की है। मेघा जी, मैं आपसे एक बात बहुत जानना चाहता हूँ कि जो आज विभिन्न विधाएं साहित्य की थी, जैसे कहानी, कविताएं, नाटक, लेख वगैरह वगैरह, जी जी, इन सब में आप देख रही होंगी कि इन सब का ह्रास हो रहा है। एक ही विधा में कई कविताओं का सिर्फ दौर चल रहा है, नाम कहानियों का ह्रास हो रहा है, आर्टिकल्स भी सिर्फ अखबारों में सिमट के रह गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस संबंध में हमारे मध्य प्रदेश शासन की जो विभिन्न उपक्रम है, जैसे संस्कृति विभाग है, साहित्य संगठन है, इनका क्या दायित्व है? देखिए, अभी क्या हमेशा से ना एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ हो उसको रोचक बना के लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो ना सिर्फ शासकीय बल्कि जो आपके प्राइवेट जो निजी संस्थान है इस संस्कृति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, उनका भी दायित्व है कि परिवर्तन आवश्यक है। आप खुद को ना परिवर्तन से वंचित नहीं रख सकते। मतलब आप अगर ये सोच के बैठ जाएं कि भाई डायरी कलम से ही लिखना है हमें, तो वो इस दौर में संभव नहीं है। आप मतलब मैंने देखा है बहुत सारे जो वरिष्ठ लेखक हैं जो खुद को एकदम उन्होंने डायरी पेन से लिखा है, वो तकनीक के साथ खुद को बदल रहे हैं, लैपटॉप पे लिख रहे हैं, आईपैड पे लिख रहे हैं। तो हम परिवर्तन से खुद को वंचित नहीं रख सकते। तो जो आज के दौर में जो ट्रेंड चल रहा है, जो भी चीज़ें चल रही हैं, साहित्य को, लेखकों को और जो भी कलाकार है उन सभी को इस दौर के हिसाब से खुद को परिवर्तित करके अपनी ये नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए आगे बढ़ाना है। और साथ में इससे जुड़े जो भी संस्थान हैं, चाहे वो शासकीय हो या निजी हो, उन संस्थानों को भी उन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को, हमारे जो भी साहित्य हैं, जो भी रचनाएं हैं, उनको आगे लेके जाना है। उसमें आपको एडजस्ट होने की आवश्यकता है, मतलब जी जरूरत है। आज समय के साथ बदलते परिवेश के साथ हमें बदलता है। देखिए, जो बच्चे अभी जैसे आजकल नाम रखा है जेन जी, अल्फा जनरेशन के बच्चे, तो आप सोचिए वो उन्होंने बचपन से जो देखा है वो वैसे ही बड़े हो रहे हैं। जो चीज़ें मैंने और आपने देखी हैं वो तो उन्होंने देखी भी नहीं। मेघा जी, मैं आपको एक और अपनी बात रखता हूँ कि आज से लगभग 20-30 साल पहले एक सरकार द्वारा मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा या संस्कृति विभाग द्वारा
विभिन्न शासकीय उपक्रमों द्वारा साहित्य शिविर लगाई जाती थी, कविता रचना शिविर लगाई जाती थी, नाटक शिविर लगाई जाती थी, कहानी लेखन शिविर लगाई जाती थी। वो आज कहीं दिख नहीं रही है। शासन के उपक्रमों द्वारा नए आयोजन बहुत ही सिमट के रह गए, कभी कभार हो जाए तो हो जाए। उससे भी हमारी जो युवा पीढ़ी थी, लेखन पीढ़ी थी, उनको एक रास्ता मिलता था और एक लेखन की विधा मिलती थी। इस संबंध में आप देखिए क्या कहेंगे? जैसे अभी आपके छोटे बचपन से ही अगर स्कूलों में, जैसे मैं जिस स्कूल में थी वहाँ पे खूब निबंध लेखन प्रतियोगिताएं होती थी, कहानी लेखन, काव्य पाठ, और जो कार्यक्रम होते थे उनमें अपने कुंडेश्वर टीकमगढ़ के आसपास के लेखकों को बुलाया जाता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी। अब चूँकि मेरे बच्चे भी स्कूल में हैं तो वहाँ ऐसा बहुत कम होता है, तो इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि अब इस तरीके की चीज़ों का प्रबंध और आयोजन बहुत कम हो गया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको, और आप अगर पेरेंट्स हैं, किसी भी बात की शुरुआत परिवार से होती है, तो आप पेरेंट्स हो और आपको लगता है कि आपके बच्चे के अंदर थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी है तो सिर्फ उसको आगे ले जाए। आप छोटे छोटे टास्क दीजिए बच्चों को कि आप 4 लाइन की कविता लिखिए, आप एक कहानी लिखिए, किसी दिन बारिश हुई, अच्छा मौसम है, इंद्रधनुष दिखा बच्चों को तो आप इंद्रधनुष पे कुछ कहानी लिखिए। आज का जो साहित्य लेखन चल रहा है वो प्रेमचंद जी का, निराला जी का जो साहित्य, जी जी, तो आज की जो प्रासंगिकता आप क्या महसूस करते हो? उस साहित्य की प्रासंगिकता आज कितनी है? आप किसी भी, आपने बोला प्रेमचंद जी के बारे में, तो वो तो हमारे साहित्य, हिंदी साहित्य के भगवान जैसे हैं। कोई प्रासंगिकता जितनी उन्होंने जब वो लिखे थे वो ग्रंथ, उनके जो उपन्यास थे, जितने प्रासंगिक वो उस वक्त में थे उतने ही प्रासंगिक आज भी हैं। निश्चित तौर से उन्होंने जो अपने काल में लिखा, वो कालजयी है। हमेशा उनकी रचनाएं समय के साथ चलती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो आज के दौर की ही रचनाएं। निश्चित तौर से आप ये बताएं मेघा जी, आप साहित्य के क्षेत्र में आपकी जो कहना थे गंतव्य क्या है? देखिए, मैं मतलब थोड़ा सा ऐसे कह सकते हैं महिलावादी लेखन के क्षेत्र में भी, और वैसे भी मुझे ना कहते, मतलब मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि अगर महिलाओं के साथ कोई भी चीज़ गलत हो रही है ना, तो वो मेरी आँख में ऐसे किरकिरी के जैसे चुभती है। मतलब मुझे सबसे पहले 100 अच्छी चीज़ें होंगी पर एक गलत चीज़ महिला के साथ हो रही होगी तो मुझे वो सबसे पहले दिखती है। तो और महिलाओं को साहित्य में उतना स्थान मिला नहीं है, ना महिला लेखक उतने ज़्यादा थे, ना ही जो साहित्य है। तो आपका कहना यह है देश में साहित्य जगत में महिलाओं को जो स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और दूसरा ये भी है कि दलित साहित्य का चला है, क्या ये साहित्य में भी दलित और ऊंचा और नीचा, ये क्या है? ये क्या है? कला का कोई धर्म, वर्ग, जाति, लिंग ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा ये कुछ नहीं होता। हाँ, इस बात से मैं सहमत हूँ कि जो ऐसे मुद्दे हैं, जो ऐसी बातें हैं जो हम व्यवहारिक रूप से प्रतिदिन महसूस करते हैं, तो जो उस वर्ग, उस समूह, उस क्षेत्र का लेखक ना होने की वजह से उन मुद्दों को, उन बातों को सही लोगों तक पहुंचाया नहीं गया है। तो आज अब उन सभी चीज़ों, उन लोगों को सम्मिलित होकर उन मुद्दों को, जैसे मैंने महिलाओं के बारे में बात की, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे व्यवहार हैं, हमारी परंपराएं हैं, रीतियां हैं जो चल ही आ रही हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत वर्षों से देखी है। तो जब उन चीज़ों को लिखा जाएगा, उन पे संक्षेप में विस्तृत रूप से उन बातों पे विमर्श होगा, तो कुछ निकल के आएगा। उनके क्या औचित्य है, क्या औचित्य नहीं है उन परंपराओं का या उन बातों का। जब ये चीज़ें लिखी जाएंगी, कही जाएंगी, तब मंथन होगा, और समाज ना मंथन के बाद ही ये उत्थान होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सब वर्ग, सब समुदाय के लोग मिलकर अपने अपने पक्ष को लिखें और उस पर विमर्श हो, एक
मंथन हो और अच्छी चीज़ें समाज को दी जाए। तो मेरा यही है कि मैं चूँकि महिला हूँ, मेरी रुचि भी है इस क्षेत्र में, मैं उन बातों को महसूस भी करती हूँ, तो मैं इतनी कोशिश करूँगी कि महिलाओं के मुद्दों को, महिलाओं की बातों को अपनी कलम से लिख सकूँ और मेरा जितना भी मतलब जितना मैं कर सकती हूँ उतना कर पाऊँ इस क्षेत्र में। जी जी, बहुत ही अच्छी अपनी बात आपने रखी है। महिला संवर्ग के संबंध में भी रखी, दलित साहित्य के संबंध में भी रखी, और इस वर्तमान समकालीन साहित्य के साथ साथ जो रूढ़िवादिता की स्थितियाँ, पुरानी प्राचीन साहित्य की स्थितियाँ, समग्रता के साथ अपनी बात आपने समेट के रखी है। मेघा जी, बहुत अच्छा लगा आपने जो विरासत कला मंच के लिए समय दिया और साहित्य के अनुराग के लिए आपके जो समर्पण है, निश्चित तौर से आप बधाई की पात्र हैं। अंत में मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आपको किन किन मंचों पर आपका सम्मान आपको प्राप्त हुआ है, कृपया यह हमारे दर्शकों को बताएं। जी जी बिल्कुल। मैं सिर्फ एक चीज़ में मैंने खुद को बांध के नहीं रखा है। लेखक के साथ साथ मैं एक कवयित्री भी हूँ और बहुत सारे मंचों में अपने मध्य प्रदेश शासन की तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं उन पे काव्य पाठ कर चुकी हूँ। और चूँकि मैं मतलब थोड़ा जनजीव के तरफ भी जाना होता है, इधर भी जाना होता है, तो बड़े शहरों में ओपन माइक्स जैसी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे आप जाइए, कलाकार जाते हैं और अपने परफॉर्म करते हैं सारे कलाकार। तो वहाँ पे भी मैंने शुरुआत मैंने वहीं से की थी, तो वहाँ पे भी परफॉर्म करती हूँ। और नई दुनिया, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण जैसे अखबारों में मेरी कविताएं और लेख प्रकाशित हुए हैं और आकाशवाणी पे इंटरव्यू हुआ है। इसके साथ साथ जैसे मैं बता चुकी हूँ कि एक मेरी पुस्तक बोबे रंग सलर का, जो कि एक काव्य संग्रह है, वो प्रकाशित हो चुका है। इसके साथ साथ मैं जो विभिन्न विद्यालय हैं, शासकीय विद्यालय हुए, कॉलेजेस हुए, वहाँ पे मुझे एज अ गेस्ट स्पीकर बुलाया जाता है। भोपाल में CAPT जो सेंट्रल एकेडमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग है, उसमें मैं बतौर गेस्ट फैकल्टी जाती रहती हूँ। साथ साथ में एंकरिंग भी थोड़ा बहुत करती रहती हूँ। शासकीय कर्मचारी तो विभाग के जो भी कार्यक्रम होते हैं राज्य स्तरीय, उनमें भी एंकरिंग का काम करती रहती हूँ। CM साहब के कार्यक्रमों की एंकरिंग की है, हमारी जो महिला बाल विकास मंत्री हैं माननीय, उनकी कार्यक्रमों की भी एंकरिंग की है। तो जो भी मिलता है, जहाँ भी मिलता है, मैं कोशिश करती हूँ कि अपना बेहतरीन दे सकूँ। बहुत ही अच्छी बात आपने कही। आपका निश्चित तौर से भविष्य में आपकी प्रगति पथ की हम कामना करते हैं। मेघा जी, आप बहुआयामी हैं, साहित्य के साथ साथ आप बहुत अच्छी एंकरिंग के क्षेत्र में भी, प्रशासनिक क्षेत्र में भी आपकी दखलंदाजी बहुत अच्छी है। विरासत कला मंच से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हुए आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है जो आपने आज हमारे विरासत कला मंच के लिए समय दिया। मित्रों, ये थी मेघा जी, मेघा राजपूत जी, जो महिला बाल विकास में एक सुपरवाइजर है। इसके साथ साथ बहुत ही अच्छी लेखिका हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं, भोपाल में निवासरत हैं। आज हमने आपको रूबरू उनसे कराया है। हमारा यह इंटरव्यू आपको कैसा लगा, प्लीज़ कृपया कमेंट जरूर दें। धन्यवाद।